हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको टेक्नोमेट्रिक कर्व, हाइड्रोफोबिक सर्वे और आपके टाइड्स एंड ट्रायंगुलेशन इसके ईएस के क्वेश्चन करवाऊंगा। ट्रायंगुलेशन मैंने पढ़ाया ही नहीं है और हाइड्रोग्राफिक सर्वे तो टेक्नोमेट्रिक और कर्व मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर ट्रायंगुलेशन का मैं एक ओवरव्यू दे दूँगा जो कि आपका सफिशेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आपको पता है यूपीपीएससी जो एई है उसकी आपको एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, वो कि आपकी 1 नवंबर के आसपास है, 1 नवंबर के करीब। उसके बाद आपकी एसएससी जेई की डेट आ चुकी है जो कि आपकी 5 से 9 सितंबर के बीच की है। तो देखिए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अब मैं अपने जो चैनल है मैं उस पर आपको सभी सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद ये इसके क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपको 1 से 2 महीने में सारे के सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, प्लस ईएस और जो भी एसएससी जेई में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आपके कवर हो जाए यहाँ पर। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना के लेके आता रहूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछ रहा है which of the following operation is a स्पायर टेस्ट। जो स्पायर टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन यूज होता है, इसमें वो पूछ रहा है आपको। तो देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ जो हमारे कौन से टेस्ट होते हैं। एक तो हमारे स्पायर टेस्ट होता है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पायर टेस्ट। तो देखिए, इसमें जो स्पायर टेस्ट होता है इसमें करते क्या है, ये जो है आपका ये जो टेस्ट कैरिड किया जाता है टू रिमूव एरर ड्यू टू नॉन परपेंडिकुलर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टू रिमूव नॉन परपेंडिकुलर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस ये क्या रिमूव करता है, ये उस त्रुटि को रिमूव करता है जो कि आपकी नॉन परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वजह से आती है, वर्टिकल एक्सिस की वजह से आती है। तो स्पायर टेस्ट इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये उस त्रुटि को रिमूव करता है जो कि मेरी नॉन परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस की वजह से आती है। ये एक स्पायर टेस्ट तो ये होता है आपका। इसके बाद एक कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्लेट लेवल टेस्ट क्या होता है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, प्लेट लेवल टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, जो प्लेट बबल होता है उसको हम सेंटर में लेके जाते हैं जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए, और इसमें देखते हैं जो थोडोलाइट की जो वर्टिकल एक्सिस है वो वर्टिकल है कि नहीं है। अगर वो प्लेट लेवल में मेरा बबल अगर सेंटर पे आ जाता है तो फिर क्या होता है, जो थोडोलाइट एक्सिस है वो क्या है आपकी वर्टिकली है। ये बात आपको ध्यान देनी है इसमें। ये प्लेट बबल को क्या करता है, सेंटर पर लाता है। क्योंकि थोडोलाइट की जो वर्टिकल एक्सिस है वो वर्टिकल है या नहीं है, वर्टिकल एक्सिस को वर्टिकल लाने के लिए। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। उसके बाद होता है आपका एक होता है क्रॉस हेयर टेस्ट। क्रॉस हेयर टेस्ट में हम लोग ये चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं साइमल्टेनियसली या नहीं। तो अगर वो क्रॉस कर रही हैं मेरी, तो वो क्रॉस हेयर टेस्ट हम लोग इसी को चेक करने के लिए करते हैं कि जो मेरी क्षैतिज रेखा और जो मेरी ऊर्ध्वाधर रेखा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। इसके बाद होता है आपका वर्टिकल आर्क टेस्ट। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। वर्टिकल आर्क टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्टिकल सर्किल होता है उसको इंडिकेट 0 करते हैं जिससे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है उसके वर्टिकल एक्सिस के आ जाती है। जो लाइन ऑफ साइट होती है वो उसकी परपेंडिकुलर आ जाती है किसके, वर्टिकल एक्सिस के। समझ में आ गया होगा आपको। लाइन ऑफ साइट
परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और वर्टिकल सर्किल क्या है, जीरो होना चाहिए, तब ये पता चलता है कि मेरा ये वर्टिकल एक्सिस के लाइन ऑफ साइट क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया आपको। 3 से 4 टेस्ट मैंने बता दिया आपको, कौन कौन से बताए, स्पायर, वर्टिकल आर्क, क्रॉस हेयर टेस्ट और प्लेट लेवल टेस्ट। समझ में आ गया वो आपको अच्छे से। अब इसमें जो ऑपरेशन होते हैं स्प्रे टेस्ट में वो क्या होते हैं, पहले तो हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारी साइट है वो बेल हाई पॉइंट पर है या नहीं है, उसका हाई पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग वो देखते हैं हम। उसके बाद जो टेलीस्कोप होता है उसकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं उसको क्लैम कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेलीस्कोप होता है, जो भी आपका ग्राउंड पे अपने साइट मानी है या पॉइंट माना है उसको, तो हम टेलीस्कोप को उसकी तरफ नीचे की तरफ लेके जाते हैं। और यही हम सेम प्रोसीजर बार बार करते रहते हैं। तो चेंज फेस एंड रिपीट द प्रोसीजर। तो आपका क्या हो जाएगा, 3rd, 2nd एंड 1st, 4th। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है इसने, जो क्यूबिक पैराबोला है, शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व, और ये सारी की सारी कर्व मेरी कहाँ का यूज होती है, मैंने आपको बताया था मेरी 2 तरह की कर्व होती हैं। एक तो होती थी हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होती थी आपकी वर्टिकल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता था, अगर कोई भी मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, डायरेक्शन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व का यूज़ करते थे। उसमें रोड में हम लोग वो कर्व प्रोवाइड करते थे जिससे कि मेरी स्मूथनेस और जर्क को रिमूव किया जा सके। और अगर आपको स्लोप देना है, वर्टिकल अलाइनमेंट देना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते थे, वर्टिकल कर्व का। तो इसी में जो मेरी वर्टिकल कर्व है जो कि मेरी क्यूबिक पैराबोलिक इक्वेशन, शिफ्ट ट्रांजिशन और ये आपकी वैली कर्व और सबमिट कर्व, ये सब मेरी कैसी हैं, वर्टिकल कर्व होती हैं। ये स्लोप देने के काम आती है मेरी। तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैंने पढ़ा भी चुका है कर्व का, एक बार आप वीडियो देख लेना। जो शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व होती है उसका जो इक्वेशन होती है L²/24R होती है। और जो वैली कर्व होती है उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपको याद रखनी है। देखो, इसके बाद जो मेरी क्यूबिक पैराबोला इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x³/6RL होती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देनी है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था जो सबमिट कर्व होता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो राइजिंग ग्रेडियंट होता है वो आपके फॉलिंग ग्रेडियंट से मीट करता है। ये आपका n ग्रेडियंट है, आपका n1 है, ये आपका क्या होता है, दोनों को मीट कर रहा है आपका। और इसकी जो शेप बनती है वो मेरी कैसी बनती है, कॉन्वेक्स अपवर्ड बनती है। और जो मेरा वैली कर्व होता है उसकी जो शेप बनती है, जो फॉलिंग ग्रेडियंट होता है वो राइजिंग ग्रेडियंट से मीट करता है। इसकी जो शेप बनती है वो मेरी क्या बनती है, कॉनकेव डाउनवर्ड बनती है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद उसने पूछा है कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। देखिए, जो सबमिट कर्व होती है इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी, सबमिट कर्व के लिए हम लोग, अगर मेरा लेंथ क्या हो, बड़ा हो SHD से, SHD क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, तो मेरी लेंथ के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनता है आपका n²/2h अंडर रूट में +2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। ये आपका होल स्क्वायर एक फॉर्मूला बनता है। ये कब, जब आपकी लेंथ आपकी क्या हो, बड़ी हो, किससे, SHD से। और SHD क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। तो इसको जो मॉडिफाई फॉर्म होती है वो होती है आपके L = NS²/4.4। ये आपको याद रखनी है। तो ये आपकी किसकी होगी, सबमिट कर्व की इक्वेशन होगी। तो ये आपका किसकी होगी, सबमिट कर्व की। इसी तरीके से वैली कर्व क्या होता है, तो वैली कर्व में भी आपको याद रखना था, L मेरा क्या हो, SHD से बड़ा हो। पर यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है वो किसके लिए ले रहे हो आप, हेडलाइट ऑफ द साइड डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हो आप। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वैली कर्व की वो क्या बनती है, n²/1.5 0.035s। यहाँ पे s क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और n क्या है, जो कि आपका ग्रेडियंट है, चेंज इन ग्रेडियंट है, और 4 तो आपको पता है वैल्यू है। और इसी तरीके से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा इसका। देख रहे हैं आप।
अच्छे से। जो क्यूबिक पैराबोलिक की इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, वो हो गई ये आपकी शिफ्ट ट्रांजिशन के लिए ये होगी आपकी, और सबमिट कर्व के लिए ये, और आपकी वैली कर्व के लिए ये। तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। अब आपका होता है अ पैराबोलिक वर्टिकल आर्क टू बी सेट आउट कनेक्टिंग टू यूनिफॉर्म ग्रेडियंट ऑफ 0.6% टू 1.1%। आपको पता है तो जब भी लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है आपको, तो आपको फॉर्मूला होता है एक चेंज इन ग्रेडियंट ओवर यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। तो चेंज इन ग्रेडियंट क्या है आपका, देख रहे हो यहाँ पे, पैराबोलिक वर्टिकल कर्व टू बी सेट आउट कनेक्टिंग टू यूनिफॉर्म ग्रेडियंट 0.6 एंड 1%। तो आपका कितना चेंज हो रहा है, 1 से लेकर के 0.6 के बीच में। तो 1 माइनस 0.6 करोगे आपको तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा आप। अब आपके बाद उसके बाद वो क्या कह रहा है, चेंज इन ग्रेडियंट ओवर यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। तो ये कितना आ गया 0.4, और यूनिफॉर्म ग्रेडियंट कितना आपका 0.6। और जो भी आपकी चेंज इन ग्रेडियंट के लिए जो आपकी लेंथ पर मीटर कितनी लेंथ पे, 30 मीटर की लेंथ पे, तो इससे आपकी लेंथ ऑफ द कर्व निकल के आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 और 5 4 20, और ये आपका 200 आ जाएगा, 200 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इन एक्सटर्नल फोकसिंग टैकोमीटर द फिक्स इंटरवल बिटवीन स्टेडिया हेयर्स 5 mm दे रखा है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल सेंटर वो की कितनी दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ कांस्टेंट टैकोमीटर। तो हमारे कौन कौन से कांस्टेंट, एक तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता था और एक आपका रेटिव कांस्टेंट होता था। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए टैकोमीटर में आप देख लेना, मैंने सारा समझा चुका हूँ अच्छे से। जो टैकोमीटर क्या होता है, फोकल लेंथ ओवर इंटरवल होता है, स्टेडियो इंटरवल। और जो आपका रेटिव कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, एफ प्लस डी, जो कि मेरी सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बट उसकी वहाँ तक की डिस्टेंस होती थी। तो मेरी एफ क्या है यहाँ पर, एफ दे रखा है आपको, जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और जो स्टेडियो इंटरवल दे रखा है आपका वो कितना दे रखा है 5 mm। 5 mm को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे 0.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 25 ये आपका 50 आ जाएगा। इसी तरीके से आप एफ प्लस डी कर दोगे, तो एफ कितना दे रखा है आपको 25, और ये डी कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसको आप 100 में ले आओगे जो कि मीटर में आ जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा 5 5 10 और ये 3 4 40 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा इसका उत्तर 50 और 0.40। इसके बाद मैंने बताया था आपको लेमनिस्केट जो कर्व होती है, टेंजेंट ट्रांजिशनल थ्रू आउट द पोलर डिफ्लेक्शन एंगल इज अपेक्स इज इक्वल टू। जो मेरी लेमनिस्केट कर्व होती थी मैंने आपको बताई थी, उस तरीके उसकी शेप कुछ इस तरीके से इस तरीके से बनती थी। स्पाइरल जो आपकी जो है शेप कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनती थी। और जो लेमनिस्केट कर्व होती है उसमें मेनली किस पे डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन एंगल पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन एंगल पे। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो है आपका कितना लेते हैं हम लोग, π/6 लेते हैं लेमनिस्केट कर्व के लिए। आपको याद रखनी टेंजेंट एंड ट्रांजिशनल थ्रू आउट द डिफ्लेक्शन एंगल इज अपेक्स कितना लोगे आप, π/6 लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अ कॉर्ड 60 मीटर, आपको बताया था मैंने एक सिंपल सर्कुलर कर्व में ये क्या होता था, आपका एक्सिस होती थी, इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस होती थी, और ये आपका क्या होता था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हुआ करती थी, ये आपकी लेंथ ऑफ द कर्व हुआ करती थी। यहाँ से आगे की दूरी वो है क्या कहलाती थी आपकी, मिड ऑर्डिनेट कहलाती थी। इसके बाद ये आपकी रेडियस ऑफ द कर्व, और ये आपकी पूरी रेडियस होती थी। यहाँ से तक की डिस्टेंस आपकी L/2, क्योंकि जो एंगल बन रहा था वो del/2 बन रहा था, यहाँ पे भी जो इसकी L/2 बन रही थी आपकी। अब इसमें पूछा इसने मिड ऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू पूछी है। तो मिड ऑर्डिनेट के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था R माइनस, इसको मैंने ड्राइव भी किया था, R ये पूरे R में से आप क्या करोगे, ये वाला यहाँ से माइनस कर दोगे, R² माइनस
L/2 का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज माइनस कर दोगे आप, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर माइनस बेस का स्क्वायर, तो वही है, आपने सिर्फ वही किया है। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना है 50, ये कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 60/2 का होल स्क्वायर। आप देख लेना यहाँ पे 60/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 10 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ये अब ट्रायंगुलेशन स्टेशन क्लोज टू द मेन स्टेशन आर अवॉइडिंग इंटरविंग ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए मैंने आपको ट्रायंगुलेशन बताया नहीं है, ट्रायंगुलेशन को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पे ये आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए जो ट्रायंगुलेशन उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है। ट्रायंगुलेशन हम लोग कहाँ प्रेफर करते हैं, जहाँ पे हिल और अंडुलेटिंग एरिया हो और इजीली जहाँ पे आपके स्टेब्लिश पॉइंट क्या हो, इजीली इस्टेब्लिश हो जाए आपके, और कोई भी अगर डिस्टेंस इंटरविजिबल हो रही है आपकी, तब हम लोग इस ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। देखो हिंदी में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए त्रिकोणासन या फिर ट्रायंगुलेशन को प्राथमिकता दी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अंतर्विरोध के साथ उचित दूरी पर स्टेशन स्थापित करना आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरविजिबिलिटी होती है, जिसके कारण उचित दूरी पर जो भी आपको स्टेशन है उसको स्थापित करना आसान है। समतल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्टेशन की अंतर्वाहिक प्रभावित होती है और ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। टावरों को निर्माण की कठिनाई दूर होती है, जिसकी वजह से महंगा होता है, इसलिए इसको हम पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में अंडुलेशन वाली एरिया में यूज़ करते हैं। और जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे हो तब हम इसको फाइंड करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। ये बात आपको याद रखनी है। इसके लिए हम लोग पहले तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी साइड है वो देखोगे वहाँ पे क्या क्या, वहाँ से कौन सी दूरी पर क्या है। रिकॉग्निशन सर्वे मैंने आपको बताया था, सारे टाइप्स ऑफ सर्वे बताए थे मैंने, आप देख लेना इसका वीडियो। और फिर उसके बाद आप स्टेशन प्रिपेयर करोगे वहाँ पे, फिर बेसलाइन मेजरमेंट करोगे एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, फिर आप उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करोगे। इसको हम लोग 3 से 4 मेथड में यूज़ करते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और आपका पॉलीगन ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल मेथड होता है उसमें जो एंगल होता है वो आपका 30 से 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको रखनी है, वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए 30 से 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको, जिससे एक्यूरेसी आपकी अच्छी आएगी। और ये बहुत सिंपल एंड रैपिड मेथड होता है और काफ़ी इकोनॉमिक भी होता है। इसका सिर्फ डिसएडवांटेज क्या है, लेस एक्यूरेट मेथड है ये आपका। इसी तरीके से तो क्वाड्रेटर मेथड होता है, इसको बहुत वेरी सूटेबल होता है हिली एरिया के लिए। दिस एफर्ड एन एक्सीलेंट सिस्टम सिंस द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स एंड ट्राइंगल्स। इसमें कई सारे साइड्स और ट्राइंगल्स एंगल्स की यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटर इसको स्थापित करते हैं, और उससे हम लोग जो है इस मेथड से हम लोग उसकी लाइन और डायरेक्शन की फाइंड कर लेते हैं। और ये मेथड मोर एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगल मेथड के। और ये पॉलीगन वाला तो ये उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये आपको याद रखनी है। वैन एरिया दैट इज़ वेरी वाइड, जहाँ भी एरिया क्या होगा आपका वाइड होगा, देयर लेंथ आर टू बी सर्वेड इन पेंटागन और हेक्सागन। जो भी आपको अगर आपके पेंटागन और हेक्सागन टाइप की शेप बन जा रही है, आपने जो भी स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं पॉलीगन का। तो आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रायंगुलेशन स्टेशन सेलेक्टेड क्लोज टू द मेन स्टेशन अवॉइडिंग इंटरविंग स्टेशन। तो देखेंगे, अब मैंने आपको बताया था एक 4 तरीके के पॉइंट होंगे। एक तो आपका होगा एक तो होगा आपका मेन स्टेशन, जो कि आपके कंट्रोल पॉइंट को स्टैब्लिश करेगा। इसके बाद होगा आपका एक सब्सिडियरी स्टेशन, और सब्सिडियरी स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट स्टेशन भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आपको क्लोज टू द मेन स्टेशन और अवॉइड इंटरविंग स्टेशन करना है, तो इसके लिए हम लोग सैटेलाइट स्टेशन का ध्यान देंगे और इंटरविंग स्टेशन का। जैसे मैं बताऊँ आपको, देखो वेल कंडीशन आप ट्रायंगल ले रहे हो, उसके लिए आपकी जो विजिबिलिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक्यूरेट मेथड तो नहीं है पर लेकिन सिंपल एंड क्विक मेथड है आपका।
जब आप इन स्टेशन को आप फाइंड कर लोगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करोगे आप। सेटअप करने के बाद जो ये जो स्टेशन होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिडरी स्टेशन कहेंगे। तो ट्रायंगुलेशन स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट स्टेशन को ही सब्सिडरी स्टेशन और एसेंट्रिक स्टेशन को इस्टेब्लिश करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन इट इज़ फाउंड दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ सीरीज ऑफ एरर अराइजिंग बट आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेटेज। आपको एक बात याद रखनी है, सब में आपको जो भी आप लीस्ट स्क्वायर, इसमें हम लीस्ट स्क्वायर थ्योरी से सॉल्व करेंगे इसको। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। आप याद रखेंगे वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल क्या लोगे आप, हमेशा मिनिमम लोगे। तो वही है इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो मैंने आपको बताई थी, जो ट्रांजिशन कर्व होती है उसकी जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू क्या होती है, एक्स क्यू ओवर 6RL होती है। और शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व की इक्वेशन क्या होती है, L स्क्वायर अपॉन 24R होती है। तो इसमें पूछा है जो फ्राउट ट्रांजिशन कर्व होती है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बनेंगे, साइन फाई इजिकल टू फाई मानोगे आप। और अगर आप बर्नौली जो है आपकी लेमिनिस, देखो सबसे पहले आप क्या है, ग्लोबल स्पाइरल जो होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसकी, डिस्टेंस की। तो अगर आपकी डिस्टेंस कम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज़्यादा होगा कर्व का तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 2। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आपका क्या है, क्यूबिक स्पाइरल। क्यूबिक स्पाइरल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स क्यू ओवर 6RL। तो यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट पुट करेंगे एक्स इजिकल टू एल पुट कर देंगे, और सॉरी हम इसमें जो फाई क्या लेंगे, एंगल लेंगे हम लोग साइन फाई ले लेंगे। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे हम साइन फाई। तो ये क्यूबिक पैराबोला के लिए ये हो जाएगा आपका। और फ्राउंड ट्रांजिशन के लिए तो कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स इजिकल टू एल ले लेंगे और कॉस इजिकल टू फाई ले लेंगे हम। तो फ्राउंड ट्रांजिशन इक्वेशन मेरी क्या होती है, एक्स क्यू ओवर 6RL। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे आप, एल रख दोगे यही, और कॉस फाई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लोगे, 1 लोगे। तो फ्राउंड ट्रांजिशन के लिए आ गया आपका, क्यूबिक पैराबोला के लिए है, और आपका इसके लिए है, और बचा आपका डी का आपका क्या हो जाएगा ये। तो इसका उस आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 6.1 में, G1 और G2 जो 2 ग्रेडियंट दे रखे हैं, मान लीजिए 2 ग्रेडियंट दे रखे हैं उसने, और उसका जो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है वो R दे रखा है। तो लेंथ ऑफ द कर्व, मैंने बताया था लेंथ ऑफ द कर्व के लिए चेंज इन ग्रेडियंट ओवर यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। तो जो चेंज इन ग्रेडियंट कहता है G1 माइनस G2 और यूनिफॉर्म ग्रेडियंट R दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब इसने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फ्रॉम विच सिग्नल्स कैन बी रिकॉर्डेड टू इनेबल द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर टू डिटरमाइन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। देखिए 4 तरीके की सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। इसको हम जो मेथड होता है वो ट्राइलिट्रेशन मेथड कहलाता है। वो ट्राइलिट्रेशन मेथड कहलाता है जब भी आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करना है। तो ये स्फीयर होता है वो कभी आपका लेफ्ट में होता है, कभी आपका लेफ्ट और राइट में होता है, फिर बॉटम और लेफ्ट राइट में होता है। तो 4 तरीके से मेरा स्फीयर क्या होता है, अर्थ के आसपास घूमता रहता है, जिससे हम लोग ग्लोबल पोजिशन सिस्टम को लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड को फाइंड करने के लिए 4 सैटेलाइट का हेल्प लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसका हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, इफ 2 ट्रायंगुलेशन सिग्नल्स ऑफ 6.75 मीटर हाइट आर टू जस्ट विजिबल ओरिजिन। देखो विजिबल ओरिजिन मैंने बताया था आपको, आप सन पे खड़े हो या मून पे खड़े हो और आप अर्थ को देख रहे हो, या आप जो है
अर्थ के कर्वेचर को देख रहे हो, मतलब आप समुद्र को देख रहे हो, तो वही मेरा कहलाता था डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन कहलाता था मेरा। और इसको फाइंड करने के लिए मान लीजिए आपका क्या है, कर्वेचर को हम लोग कंसिडर करते थे। कोई एक बंदा मेरा यहाँ पे खड़ा है टावर पर, और एक बंदा मेरे इस बिल्डिंग पे खड़ा है, तो उसको वो यहाँ पर देख रहा है, उसको यहाँ पे उसको डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन फाइंड करनी है। तो इसको क्या करोगे आप, D1, और ये आपका आ जाएगा D2। जो D1 की वैल्यू थी वो मेरी कितनी थी, मैंने निकाली थी वहाँ पे 3.855 अंडर रूट में H1, जो कि मेरे इस साइड पे टावर पे खड़ा हुआ है बंदा। तो वो तो अब आपको उसने ये पूछा है क्वेश्चन में, टू ट्रायंगुलेशन सिग्नल 6.65 मीटर ईच। वही आपको दो सिग्नल दे दिए हैं और इसमें आपको क्या है, दो बंदे खड़े हुए हैं, उनकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 6.75 ईच। तो भाई इसमें आपको डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन लगा देना है आपको। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा आपका D = D1 + D2, और ये जो है आपका हो जाएगा D = 2 × 3.855 अंडर रूट में 6.75। समझ में आ गया वो आपको अच्छे से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 20.03 मीटर, जो कि मेरी B है। आई होप अच्छे समझ में आ गया वो आपको अच्छे से। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है वो, मैच द फॉलोइंग है, एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, वॉडिच रूल, ट्रायंगुलेशन, बेसल्स मेथड। देखो मैंने आपको बताया था वॉडिच रूल का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी आप कोई क्लोजिंग एरर, आपने क्या करा, चेन और कंपास की हेल्प से आपने कोई भी ट्रैवर्स ड्रॉ कर दिया, और ट्रैवर्स ड्रॉ करने के लिए अब आपका एक जगह खुला रह गया। मान लीजिए आपने ट्रैवर्स ड्रॉ किया और ये आपकी इस पर जगह बैठ गई, इसको आपको क्लोज करने के लिए आपने वॉडिच रूल का यूज़ कर रहे थे, जिसको हम लोग एरर फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का यूज़ करते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉडिच रूल का क्या हो जाएगा, मेजरिंग ऑल बैलेंसिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। समझ में आ गया वो आपको अच्छे से। उसके बाद क्या रहा है, ये बेसल्स मेथड क्या है आपका, सॉल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज़ करते थे हम लोग। जो हम लोगों ने प्लेन टेबल सर्वे पढ़ा था, प्लेन टेबल सर्वे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 तरीके के मेथड पढ़े थे हम लोग। जो आपका रीसेक्शन मेथड होता था उसमें हम लोग 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसल्स मेथड का यूज़ कर रहे थे। इसके बाद है आपका एडजस्टमेंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। सर्विंग इंस्ट्रूमेंट को जब भी आप एडजस्टमेंट करते हो तो ब्रिंगिंग द वेरियस फिक्स पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू प्रॉपर स्टेशन विद वन अनदर, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको ट्रायंगुलेशन मेथड है क्या करने के लिए, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। पहले तो आप एंगल सारे फाइंड कर लोगे और बेस लाइंस का यूज़ करके हम लोग जो भी हम स्टेशन उसको स्टैब्लिश करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड, इसका C। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6.14 आपको पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्साइन ऑफ सर्कुलर कर्व व्हेन मेजर्ड एट द क्वार्टर पॉइंट ऑफ फुल कोड एंड व्हेन मेजर्ड एट सेम पॉइंट ऑन हाफ कोड। आपको पूछा है वर्साइन ऑफ सर्कुलर कर्व पूछा है जब वो मेजर कर रहा है क्वार्टर पॉइंट को और फुल कोड को। तो आपको पता है वर्साइन ऑफ फुल कोड होता है V = L²/8R, और जो आपकी क्वार्टर पॉइंट के लिए होता है V1 की वैल्यू वो आपकी कितनी आएगी, 3L²/32, और वर्साइन ऑफ हाफ कोड होगा वो L2 आपका L/2 हो जाएगा। अब आपको वही पूछा है इसने वर्साइन ऑफ हाफ कोड, तो हाफ कोड निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, V2 = L2²/L²/8R L²/32R। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3:1। ये आपको
इसका हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद 6.15 देखिए, ट्रायंगुलेशन स्टेशन दे रखा था। जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, जो मेन स्टेशन होता है वो किस लिए क्या करता है, कंट्रोल पॉइंट्स होते थे आपके। कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे। दूसरा आपका जो आपका पॉइंट नॉट ऑब्जर्वेशन बट कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायंगुलेशन है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बी का थर्ड हो जाएगा आपका, सी का फोर्थ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस जो भी सब्सिडियरी स्टेशन मैंने सब कुछ बता चुका हूँ आपको। कंट्रोल पॉइंट्स के लिए ट्रायंगुलेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, और जब भी आप सब्सिडियरी स्टेशन के लिए हम लोग एडिशनल रेज इंटरसेक्शन पॉइंट का यूज़ करते हैं, और ये जो है पाइवट स्टेशन के लिए आपका ये हो जाएगा। तो इसका 6.15 का क्या होगा आपका ए। जब भी आपका और आपका अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सब्सिडियरी स्टेशन का यूज़ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6.16 पूछा है आपको, वेट ऑफ द एंगल। वेट ऑफ द एंगल के लिए आपको क्वांटिटी ऑफ वेट डिवाइडेड बाय फैक्टर वेट ऑफ द रिजल्ट से आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। 6.16 है, ट्राई करना का नहीं समझ में आएगा आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं समझाऊंगा इसको। ट्रायंगुलेशन नेटवर्क आर टू बी फॉर्म्ड बाय वेल कंडीशन ट्रायंगल, बिल्कुल सही है, अभी आपने ऊपर देखा था। उसके बाद कह रहा है ट्रायंगुलेशन सिग्नल्स शुड बी कंस्पिशियस एंड सेंटर एक्यूरेसी ओवर द स्टेशन, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट अ सर्कुलर कर्व नीड अ रेफरेंस ऑफ। जब भी आपको सेटिंग आउट सर्कुलर कर्व करनी थी, लीनियर मेथड के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, रेडियल एब्सॉल्यूट मेथड बताया था। ये एक बार आप कर्व का वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 गॉस रूल क्या होता है, तो ये जो है आपका गॉस रूल इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स 6.30 देखिए, रिफ्लेक्शन एरर इज द लीस्ट केस ऑफ सब्सटेंशियल बार ऑफ टेक्नोमेट्री। देखो सब्सटेंशियल बार मेथड, अब बार फिक्स लेंथ कॉल्ड सब्सटेंशियल बार, जो भी आप फिक्स लेंथ ऑफ द बार आप फिक्स करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंशियल बार कहते हैं। और ये हमेशा किस पोजीशन पर रखी रहती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहती है। एंगल सब्सटेंडेड बाय टू टारगेट पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू फिक्स डिस्टेंस ऑन सब्सटेंशियल बार। The instrument station is measured the distance between substantial bar and the instrument is computed from distance between two target। देखो जब भी हम सब्सटेंशियल बार आपको बताया लेंथ को स्टेब्लिश करने के लिए करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ को, और रिफ्लेक्शन एरर अगर उसमें नहीं आए उसके लिए हमें सब्सटेंशियल बार टेक्नोमेट्री मेथड का यूज़ करोगे आप, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला तो क्वेश्चन इजी है। ट्रैवर्सिंग के लिए आपको पता है चेन और कंपास का यूज़ कर से हम लोग ट्रैवर्स ड्रॉ कर रहे थे। ज्योमेट्रिक सर्वे के लिए हम लोग ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं। प्लेन टेबल के लिए हम लोग एलईडी का यूज़ करते हैं। और बता आपका हाइड्रोग्राफिक, इसके लिए वेडिंग साउंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। सिंपल है। 6.22 क्वेश्चन देखिए आप। द पर्पज ऑफ सैटेलाइट स्टेशन इन ट्रायंगुलेशन। आपका सैटेलाइट स्टेशन का पर्पस क्या होता है?
जैसे कोई चिमनी, चर्च, स्पायर या फ्लैक्स, या आप इस पोल्स टावर का यूज़ कर जो है आपको इस्टेब्लिश करना है, और उनकी बीच की विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। तब हम वेल कंडीशन ट्रायंगल का यूज़ कर रहे थे। और वही जो स्टेशन होते थे वो मेरे क्या कहलाते थे, सैटेलाइट स्टेशन कहलाते थे मेरे। तो इसको हम लोग सर्वेट करते हैं किससे, एसेंट्रिक स्टेशन से। तो इसका हो जाएगा डी, 6.22 का डी आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखो इसमें क्या है, चर्च स्पायर के लिए हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल का, फ्लैग के लिए हम लोग वेल शेप ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, और स्टेपल के लिए ये, बल्कि सैटेलाइट स्टेशन को फाइंड करने के लिए वो हम लोग एसेंट्रिक स्टेशन का यूज़ करते हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सैटेलाइट स्टेशन का ट्रायंगुलेशन में क्या पर्पज़ रहता है, एसेंट्रिक स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। और फ्लैग पोल के लिए आप वेल शेप ट्रायंगल, स्टेपल के लिए आप वेल शेप ट्रायंगल। उसका अगला क्वेश्चन देखिए आप, द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द वर्टेक्स ऑफ विच लाइन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। जो कि मैंने आपको बताया था, आपको ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ करते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल में। उसकी एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम लोग 30 से और 180 डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। पर लेकिन आपको बहुत वास्ट एरिया यूज़ करना हो तो हम लोग जो एंगल ले सकते हैं वो कितना लेते हैं, मोर देन 180 डिग्री और नॉट 270 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए ट्रायंगल में, आपको सेवरल हंड्रेड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मेजर करना है, उसको पॉइंट को स्टेब्लिश करना है। तो आपको जो भी आप ट्रायंगल बनाओगे स्टेशन की हेल्प से, वो आपको कितना होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री और नॉट लेस देन 270 डिग्री। यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है आपका सब्सटेंशियल बार टैकोमेट्रिक मेथड अडेप्टेड फॉर ग्राउंड। सब्सटेंशियल बार जो होती है, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस्टेब्लिश करते हैं हम लोग ग्राउंड पर, तो ये आपकी फ्लैट होगी। इसमें जो भी हम ग्राउंड पे क्या होनी चाहिए, उसकी ग्राउंड कैसा होना चाहिए, आपका फ्लैट होना चाहिए। अब आपका 6.25 है, उसका देखिए आंसर क्या होगा। प्री कंडीशन फॉर करेक्ट ऑफ थ्योडलाइट। तो वर्टिकल एक्सिस नीड नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द प्लेट लेवल बबल। और दूसरा आपका क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड लाइन ऑफ साइट शुड ऑल पासेस थ्रू अ पॉइंट इज नोन एज स्टेडियर सेंटर। ये आपको याद रखना, फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा आपका। ये कंडीशन आपकी नेसेसरी होनी चाहिए जब भी आप थ्योडलाइट की प्री कंडीशन आपको स्टेब्लिश करनी है। तो देखनी है कि आपका जो थ्योडलाइट आप यूज़ कर रहे हो तो वो वर्टिकल एक्सिस वो आपका कैसा होना चाहिए, नॉट बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द प्लेट लेवल बबल होना चाहिए। और दूसरा आपका वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन ऑफ साइट पास करनी चाहिए किससे, किसी भी पॉइंट से, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टेडियर सेंटर कहलाता है। आपने देखा था इस तरीके से थ्योडलाइट में, जो नॉर्मल थ्योडलाइट होता था उसमें आपका सिर्फ दो क्रॉस वायर होते हैं, दो स्टेडियर वायर्स होते हैं। पर लेकिन आपका ट्रांसिट थ्योडलाइट में 3 स्टेडियर वायर्स होते हैं, 1 2 3, जो इसमें टॉप वाला होता है और बॉटम वाले से हम लोग माइनस करते हैं, जिससे हम लोग स्टेडियर इंटरवल निकल के आ जाता था मेरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, यही देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। द लाइन ऑफ साइट वॉज हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ वॉज हेल्ड वर्टिकल। आपने स्टाफ हेल्ड रखा वर्टिकल, ये आपका टैकोमीटर इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ से आप मीटर कर रहे हो। तो आपका एक लाइन ऑफ साइट S1 हो गया, ये आपका S2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका S3 हो जाएगा। अब उससे वो पूछ रहा है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ उसको। तो डिस्टेंस के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, जो भी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे KS + C। तो यहाँ पे जो S क्या है आपका 2.80 - 1.7, जो कि
104 आ जाएगी आपकी। उसके बाद आपका क्या है, d इजिकल टू के एस प्लस सी। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी, मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट कितना लेते हैं हम लोग, 100 लेते थे, और ये कितना आ गया 1.104, और प्लस सी एडिटिव कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है आपका 0.4 ले लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110.8। इसके बाद है इफ़ द एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपल कर्व इज थीटा एंड रेडियस एंड इट्स रेडियस आर लेंथ ऑफ द कॉर्ड। यार देखो ये मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा जो कर्व वाला है। तो आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। तो मैंने बताया सिंपल सर्कुलर कर्व है, ये आपकी क्या है लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसी की लेंथ निकालने के लिए तो मेरा फॉर्मूला बना था r sin बाई del 2 बना था। और इसको जब दोनों लेंथ के लिए ले आप तो क्या हो जाएगा 2r sin del बाई 2 हो जाएगा, आपका b हो जाएगा। इसके बाद है रेडियस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व इज r लेंथ ऑफ द कॉर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ऑफसेट बाय मेथड ऑफ कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। मेथड ऑफ कॉर्ड प्रोड्यूस के लिए मैंने रेडियस आपको r/20 लेना है, ये मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो सेंसिटिविटी क्या होता है आपको बताया था मैंने। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता था, अल्फा से हम डिनोट कर रहे थे, या फिर सेंसिटिविटी ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एन आल अपॉन आर होता है। एन क्या होता है नंबर ऑफ डिवीज़न, और जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है बबल ट्यूब वो होती है, और आर क्या है रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीज़न कितना दे रखा है आपका 1 कितना दे रखा है mm में दे रखा है। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे 1 × 10⁻³ कर दोगे, और जो रेडियस दे रखा है वो 0.9। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/900 आ जाएगा आपका आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। ये हो गया था आपका 6.29, विद रिगार्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिंपलेस्ट एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के लिए मैंने आपको बताया था हम डिटरमाइन करते हैं एलिवेशन स्टेशन को और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, आप एलिवेशंस वर्टिकल एंगल्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, तो आपका ए हो जाएगा इसका। फॉर बेटर एक्यूरेसी ऑफ ट्रायंगुलेशन के लिए हमारा जो एंगल कैसा होता है 30 डिग्री, 30 वेल कंडीशन ट्रायंगल 30 डिग्री ज़्यादा, और हमारा 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए 30 डिग्री से, और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट का मैं ओवरव्यू दूंगा और उसका रिवीजन करवाऊंगा, प्लस उसके बाद ईएस और जो भी ईएस में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में आए हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पहले से पहले।